हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। और हम अपने आप को कहते हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये चीज हो रही है। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के मातहत आती है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज के माहौल में एक बहुत ही संगीन और परेशान कर देने वाला सवाल उठ रहा है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी ईद भी सुकून और खुशी के साथ मना नहीं सकता क्या? ईद जैसा पाक और खुशी का फेस्टिवल जो मोहब्बत, रहमत और भाईचारे का पैगाम देता है, उससे पहले ही कुछ जगहों से खून की होली जैसे नारे और धमकियां सामने आ रही है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये खौफ पैदा करने की कोशिश है। ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहाँ लोग अपने ही मुल्क में खुद को महफूज महसूस न करें। AIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी ईद खुशी और अमन के साथ नहीं मना सकता क्या? क्या ये मुल्क सिर्फ कुछ लोगों के लिए रह गया या फिर सबके लिए बराबर है? आपको बता दूं कि चाइना जैसा मुल्क, रशिया जैसे मुल्क के अंदर मुसलमान सुकून से अमन अमान के साथ ईद मना रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये मॉस्को का नज़ारा है। रशिया के कैपिटल मॉस्को के अंदर मुसलमान सड़क के ऊपर पूरा देख सकते हैं, पथराव से पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है मुसलमानों के वास्ते, गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी ताकि वहां पर के मुसलमानों को डिस्टर्ब ना हो ईद उल फित्र के दिन, क्योंकि मस्जिद वहां पर बस नहीं होती। एक बड़ी मस्जिद है, वहां पर मुसलमानों की तादाद कई हज़ारों में है। तो वहां पर की सरकार मुसलमानों के लिए अतराफ से बैरिकेड लगाती है ताकि मुसलमान सुकून से अपनी ईद उल फित्र की नमाज अदा कर सके, और साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है। चाइना जैसे मुल्क ने हाल ही में ऐलान किया है कि स्कूल के बच्चों को इस्लामिक तालीम दी जाएगी, खास तौर से उन एरिया के अंदर जहां पर मुसलमान ज्यादा है। यानी जिन मुल्कों के अंदर मुसलमान 5-10% है, वहां पर इस तरीके से मुसलमानों को इज्जत दी जा रही है, और जिस मुल्क के अंदर 30% है, वहां पर परेशान किया जा रहा है। अब उत्तम नगर में आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें बोल रही हैं कि ईद के दिन ईद मनाने नहीं देंगे, फुला कर देंगे, ये कर देंगे। कई मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए उत्तम नगर से। कोर्ट को जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर कहना पड़ा ईद तो मनाने दो सुकून से, हम रोजेदार हैं, ईद तो मनाने दो हमको। ये नौबत आ गई भारत में। जो मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं, 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं। हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। और हम अपने आप को कहते हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो वाराणसी से एक और वाकया सामने आया है जहां 14 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जाम ये लगाया गया है कि इन्होंने गंगा में नॉनवेज खाना फेंका, लेकिन ओवैसी ने इस कार्रवाई को सीधा सीधा निशाना बनाने वाला एक्शन बताया। ओवैसी का कहना है कि ये बच्चे सिर्फ अपना रोजा खोल रहे थे, इन पर इतना सख्ती क्यों? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? हैदराबाद में इन्होंने एक बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पहले के मुकाबले में बदल चुकी है। पहले हिंदुस्तान वेस्ट एशिया के मामलात में न्यूट्रल स्टैंड रखता था, लेकिन अब इसराइल और अमेरिका के साथ ज्यादा करीबी दिख रही है इंडिया की, खासतौर से मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका और ज़ायनिस्ट, ये ट्रंप और नेतन्याहू गजा की तरह ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुर्किया की बारी आएगी, पूरे अरब ममालिक की बारी आएगी। नुकसान किसका हो रहा है? अरबों का हो रहा है। नुकसान अरबों का हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कसरत से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस जंग को खत्म कर दे। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी को ईरान, कतर या दूसरे वेस्ट एशिया मुल्कों से मोहब्बत नहीं भी है तो भी इन्हें इस जंग के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि करोड़ों हिंदुस्तानी यहाँ पर काम करते हैं।
अपनी मेहनत की कमाई से देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा हिस्सा भेजते हैं। इन्होंने एक और सवाल उठाया, अगर कल को ये लोग वापस भेज दिए गए, इनकी रोजी रोटी चली गई तो क्या सरकार इनकी जिम्मेदारी लेगी? इन्होंने भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर भी सवाल उठाया। कहना है कि देश के पास यानी इंडिया के पास सिर्फ 9.5 दिन का रिजर्व है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 90 दिन का होता है। ये एक सीरियस इकोनॉमिक कंसर्न है। इसके साथ ही इन्होंने पाकिस्तान पर भी तनकीद की और इसे इसराइल का छोटा भाई बताया। कहना है कि दोनों अपने पड़ोसियों को सुकून से जीने नहीं देते। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जंग सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल अमेरिका की चल रही है, तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की भी जंग चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीश की बात असदुद्दीन ओवैसी ने देश के अंदर बढ़ती नफरत को लेकर कही। मुंबई में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इकनॉमी बाइकआउट की बातें, दिल्ली के उत्तम नगर जैसे इलाकों में लोगों को धमकाया जाना, ये सब एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुसलमानों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े और कुछ लोगों को सिर्फ ईद मनाने की इजाज़त के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सोचिए, एक फेस्टिवल मनाने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ रही है। ये किस तरह जा रहा है मुल्क। ओवैसी ने एक और अहम बात कही। इन्होंने हिंदू युवाओं से सीधा मुखातिब होते हुए कहा कि देश के 67% ग्रेजुएट बेरोजगार है, लेकिन इन्हें असली मुद्दों से हटाकर धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा। इनका कहना है कि लोग नफरत फैला रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइड पर फोकस कर रहे हैं, जबकि असल मसला कुछ और ही है मुल्क के अंदर। इसके अलावा HYC के सलमान, जिसके अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट 9 मिलियन फॉलोअर्स थे, इनके अकाउंट को मोदी सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया बगैर किसी वेरीफाइड न्यूज के। कुछ मीडिया चैनल वाले गलत खबरें चलाने लगे। आपको बता दूं कि सिर्फ HYC सलमान का ही अकाउंट को मोदी सरकार ने बंद नहीं किया, इनके साथ कई मुस्लिम जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है उनके भी अकाउंट को ब्लॉक किया गया। वजह यही है कि दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरीके से मुस्लिम फैमिली के ऊपर जुल्म किया गया, उनके घर पर बुलडोजर भेजा गया, आधे घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसके बाद HYC के सलमान वहां पर पहुंचे। बस यही एक गुनाह की वजह से इनके सारे अकाउंट को इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया। पहले हमारे 2 पोस्टों को डिसेबल किया गया उत्तम नगर के, उसके बाद में मेरी आईडी को डिसेबल कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, ये मेरी एक आईडी है जो मैंने नहीं बनाई। आई एम सलमान खान HYC, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इसको फॉलो करो, इसको शेयर करो, ताकि फिरका परस्त ताकतों को मालूम चल सके। तो यहाँ पर HYC सलमान ने प्रूफ के साथ बात की। आपको बता दूं कि अब इंस्टाग्राम भी पहले जैसा नहीं रहा। इंस्टाग्राम पर अगर से आप 3 वायलेशन करते हैं तो आपका अकाउंट सीधा बंद हो जाएगा। इसीलिए सलमान खान के अकाउंट पर पहले उत्तम नगर का जो वीडियो थे उस पर 2 वायलेशन आए, यानी रूल्स के हिसाब से, और तीसरी बार मोदी सरकार ने इनके अकाउंट को इंडिया में सस्पेंड कर दिया। तो हैदराबाद में ही कुछ मुनाफिक बैठे हुए हैं, ताक में बैठे हुए रहते, कब कौन सी न्यूज़ आ जाती है डाल देना मुसलमानों के खिलाफ बोल के। तो इनकी न्यूज़ आते ही बगैर किसी वेरीफाई के पोस्ट कर दिए, ये कहते हुए कि फलानी चीज़ के नो पैसे का जिसकी वजह से अकाउंट बंद हुआ। भाई पहली बात तो वेरीफाई करो किस वजह से हुआ। इन्हों खुद बोल रहे हैं, इन्हों खुद प्रूफ बता रहे। अपने हैदराबाद में तो प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, खाली एक झटके में किसको भी बदनाम कर देना है तो एक दिन में बदनाम करके छोड़ दे रहे बगैर प्रूफ के। तो इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वक्त हर किसी का एक जैसा नहीं होता। कल किसी के लिए बुरा होगा, कल का बुरा वक्त आने वाले मुस्तकबिल में अच्छा वक्त बनेगा। अल्लाह को राजी रखो, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। मसाइब, मुश्किलात, आजमाइश, परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मसाइब, मुश्किलात, इन हालात से मायूस नहीं होना, खाइफ नहीं होना, परेशान नहीं होना। अल्लाह को राजी रखो, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। तो भाई पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है जिसको अपने लोग नहीं समझ सकते। जो पॉलिटिक्स को समझ गया उन्हें पॉलिटिशियन बन जाता समझो। पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं रहता, जो वर्कर्स रहते वही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।